ये ज़रूरी है आपकी। ऑरेंज कलर के जो भी फल फ्रूट्स हैं उसमें मिल जाएगा, हरी सब्जियों में मिल जाएगा। इसकी कमी से क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगी, रतौंधी होगी। विटामिन बी कैटेगरी और सी की बात करें तो ये पानी में घुलनशील वाले हैं, तो इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्यों ज़रूरी है, वो याद रखना है। अब दूसरा आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कैलोरीज मोस्टली एग्जाम में आती हैं, तो ये दोनों देते हैं 1 ग्राम से 4 कैलोरी, वहीं फैट देगा 1 ग्राम से 9 कैलोरी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज गिवन अलॉन्ग वैक्सीन इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो कौन सा सप्लीमेंट्स यहाँ पे दिया जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, यहाँ पे कौन सा सप्लीमेंट्स है जो दिया जाता है, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ पर इम्यूनाइजेशन के टाइम पे क्या है जो साथ में पिला दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। तो वैक्सीनेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं, 6 and 14 वीक्स में दी जाती हैं, फिर दी जाती हैं 9 मंथ में दी जाती हैं। तो अब यहाँ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सा है जो एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है, तो वो है यहाँ पे आपका विटामिन ए। MMR का जो आप 9 महीने वाला डोज लगवाने जाते हैं तो ओरली विटामिन ए है जो पिला दिया जाता है, ओरल विटामिन ए है जो पिला दिया जाता है। जिंक दिया जाता है कब, जब बच्चे को परसिस्टेंट डायरिया की कंडीशन हुई हो तब देंगे आप। आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन के लिए प्रोग्राम है, बट यहाँ पे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत विटामिन ए MMR की जब वैक्सीन लगवाते हैं उस टाइम पे है जो ओरली पिला दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन अंडर 5 चाइल्ड एट सब सेंटर बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल। तो यहाँ पे देखिए अंडर 5 चाइल्ड में बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो उसमें बेस्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट चेक करने के लिए कौन सी मेथड सबसे अच्छी होगी। ऑप्शन में है यहाँ पे आपके वेट ऑफ द चाइल्ड, हाइट ऑफ द चाइल्ड, वेट फॉर हाइट या फिर ग्रोथ चार्ट। किससे सबसे अच्छे से पता चलेगा, तो वो होता है रोड टू हेल्थ कार्ड। इस तरीके से जो आपके इम्यूनाइजेशन चार्ट के पीछे ही जो पूरा बना होता है, तो 5 साल की उम्र के बच्चे में ग्रोथ चार्ट से अच्छा है, जिसको रोड टू हेल्थ चार्ट कहते हैं, उससे अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस है जो पता नहीं चलेगा। उसमें आपका हाइट, वेट, लेंथ, सब चीज़ें यहाँ पे, एज, सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ग्रोथ चार्ट, और इसको रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी याद रख सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स, बाउड लेग्स, नाइट ब्लाइंडनेस और एनीमिया। बाउड लेग रिकेट्स का क्लासिकल साइन है। क्लियर, ये विटामिन डी की कमी से होगा। एनीमिया आयरन की कमी से होगा। अब विटामिन ए की कमी, मैंने क्या कहा था, आँखों के लिए ज़रूरी है, मतलब रतौंधी, और रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखने में दिक्कत होगी। ब्लीडिंग गम्स तो स्कर्वी का साइन है, किसका, स्कर्वी का, सी की कमी से होगा। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या होगा यहाँ पर, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। इनमें से सबसे अच्छे आयरन के सोर्स वाले फूड आइटम कौन से हैं। मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, येलो फ्रूट, सिट्रस फ्रूट और मिल्क। तो देखिए आयरन मिल्क में 0 के बराबर रहेगा। क्लियर है। सिट्रस फ्रूट में सी रहेगा, नॉट आयरन रहेगा। आयरन को एब्जॉर्ब करने में सिट्रस फ्रूट हेल्प करेंगे। ध्यान से सुनिए, आयरन जो आप खाते हैं, आयरन वाली चीज़ें खाते हैं, लाइक आपने मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, बीट रूट हो गया, अनार हो गया, ये सब खाया, और यदि आपने इसके साथ में लाइक ऑरेंज खा लिए, सिट्रस वाले फ्रूट्स खा लिए, तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है कंपेयर टू नॉर्मली आप खाते हैं उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर येलो फ्रूट्स में कहें हम तो ए है जो आपको विटामिन ए मिल जाएगा। मिल्क में आपका है जो कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। लेकिन आयरन का सबसे अच्छा सोर्स तो यहाँ पे होगा मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। सिट्रस फ्रूट आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकते हैं, बट आयरन के सोर्स से नहीं होंगे। आपने एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए कि जो लोग यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको स्पेशली ओबीजी से क्वेश्चन आ सकता है या अदर CHN से भी ऐड हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको जनरली ये आता है
कि कोई भी पर्सन यदि आयरन वाली मेडिसिन लेता है तो यहाँ पे उसको आप क्या एडवाइस करते हैं, आप उसको एडवाइस करते हैं कि आप आयरन की मेडिसिन ले रहे हैं तो मिल्क कर्ड अवॉइड कीजिए, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। दूसरा, आप उसको कह सकते हैं आयरन टैबलेट यदि आप सिट्रस जूस के साथ ले लें तो और अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी हैं आपको। तीसरा, यहाँ पे आप यदि कोई पेशेंट को आयरन की टैबलेट प्रिस्क्राइब की जा रही हैं तो स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नॉर्मल यहाँ पे आप चीज़ें बता सकते हैं क्योंकि आती हैं, स्पेशली ANM MPSW एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन, नेम द प्रोग्राम अंडर विच आयरन प्रोफाइलैक्सिस इज गिवन टू चिल्ड्रन इन इंडिया। तो भारत में होने वाला जो एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, यहाँ पे आयरन प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन में है नेशनल प्रोग्राम फॉर आयरन प्रोफाइलैक्सिस, नेशनल आयरन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम या फिर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। तो आयरन प्रोफाइलैक्सिस है, मतलब प्रॉब्लम हुई नहीं है उसके पहले ही इसको मैनेज करने की बात की जा रही है, तो वो प्रोग्राम यहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम है आपका नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। क्या है, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। तो आप यहाँ पे इसका नाम याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। तो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मैनेज करने के लिए। और यदि हम बात करें तो 2013 में, कब, 2013 में है जो इसको शुरू किया गया था, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। क्या है, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। फिर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव को 2018 में, कब, 2018 में है जो क्या कर दिया गया था, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी के साथ है जो यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए, 2013 में आया था क्या, डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया को कम करने के लिए आयरन प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, आयरन प्लस इनिशिएटिव। आफ्टर दैट नेशनल एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है जो यहाँ पर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी में इसको है जो कन्वर्जन कर दिया था। अब यहाँ पर इसके जो टारगेट रखे गए हैं, जो यदि आपको एनीमिया मुक्त प्रोग्राम से पूछे तो इसके टारगेट क्या है, 6 टारगेट होते हैं। बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 59 मंथ हो, बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से 9 साल हो, एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स 10 से 19 साल के, महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में 15 से 49 साल की, प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर। तो ये 6 टारगेट बेनिफिशियर हैं। फिर आपके 6 इंटरवेंशन भी थे इसमें। फर्स्ट था प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड, फिर डिवॉर्मिंग करना है ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, टेस्टिंग ट्रीटमेंट है, फोर्टिफाइड फूड है, एक अलग टॉपिक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2013 में नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव आया था, 2018 में इसी को कंबाइन करके एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में लाया गया था। और इसकी जो 6 यहाँ पे 6 × 6 है, मतलब 6 बेनिफिशियर्स ग्रुप है, यहाँ पे 6 इंटरवेंशन है और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। फिर है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइलैक्टिक मेजर टू कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन इंडिया। तो भारत में आयोडीन की कमी के कारण होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको प्रोफाइलैक्टिक मेजर कौन से हैं। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है बीमारी हुई नहीं है बट उसके पहले ही उस चीज़ को मैनेज किया जाना है। तो स्क्रीनिंग करवाना गॉइटर की, आयोडाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर और मास कम्युनिकेशन ऑन कंट्रोल मेजर्स। किस तरीके से है जो आप बड़े वे में ये है जो आयोडीन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो होगा आपका नमक को आयोडाइज्ड करना, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मतलब आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ। आयोडीन की कमी, नमक को आप आयोडाइज्ड कर दीजिए तो कमी है जो पूरी हो जाएंगी। अब जो नमक आप लेंगे यदि उसमें आयोडीन होगा तो आयोडीन की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वन है, हाउ मेनी स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग आर देयर अकॉर्डिंग टू WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने हैंड वॉशिंग स्टेप होते हैं, तो टोटल 6। कितने, टोटल 6। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सैनिटरी लैट्राइन। तो सैनिटरी लैट्राइन के क्राइटेरिया कौन से नहीं है। फीकल मैटर शुड नॉट कंटामिनेट द वाटर, fecal matter should not contaminate soil, fecal matter should not be accessible to flies, rodents,
शुड हैव प्रॉपर सुपर स्ट्रक्चर एंड बी एक्सेसिबल टू वाटर। कौन सा यहाँ पे नहीं होगा? सैनिटरी लैट्राइन में ना तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना एक्सेसिबल टू वाटर होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर भी यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सेफ एंड होलसम वाटर। तो साफ सुरक्षित पानी जो एक ज़्यादा पानी है तो उसका क्राइटेरिया कौन सा नहीं होगा? फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स तो होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल ये भी ना हो, पीने में भी अच्छा लगे आपको, पीने में भी अच्छा लगे, हार्मफुल केमिकल भी ना हो, फ्री फ्रॉम हार्डनेस ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो होलसम वाटर है, सेफ और होलसम वाटर का क्राइटेरिया जो नहीं होगा होगा फ्री फ्रॉम हार्डनेस। हार्डनेस को रिमूव करने की तो बहुत सारी टेक्निक्स तो है जो मेथड अपना के क्लोरिनेशन करके है जो उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर देयर। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की टोटल कितनी कैटेगरी हैं? 3, 4, 5 और 6। इसकी टोटल 4 कैटेगरी हैं। 4 कलर के आप बिन याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी ये। फिर है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट्स वी थ्रो द शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट किस कलर की बकेट में आप थ्रो करेंगे? ऑप्शन में है वाइट, रेड, ब्लैक या फिर येलो। तो येलो में तो एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा, ब्लैक में आपकी साइटोटॉक्सिक ड्रग वगैरह जाएंगी, शार्प वेस्ट जाएगा वाइट कलर में। किसमें? वाइट कलर में। विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट वी थ्रो द इन्फेक्टेड वेस्ट। तो इन्फेक्टेड वेस्ट आप कहाँ पे डालेंगे? वाइट, रेड, ब्लैक और येलो। तो यहाँ पे देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन में यदि आपको आते हैं तो कलर कोड पूछे जाते हैं किस में क्या जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है आपको जैसे शार्प वेस्ट है, इन्फेक्टेड वेस्ट है, तो मे भी आपको एग्जाम में है आपको ट्यूब वगैरह पूछ ली जाए, तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगा? येलो कलर के बिन में। फिर है विच एज इज़ कंसिडर्ड एज एल्डरली और जीरियाट्रिक इन इंडिया। तो भारत में बुढ़ापा कंसिडर कब होता है? उम्र जब मोर देन 60 ईयर हो जाए, मोर देन 62 हो जाए, 65 हो जाए, मोर देन 70 ईयर हो जाए। तो भारत में जो बुढ़ापे के लिए उम्र कंसीडर की गई है वो है 60 साल से ज़्यादा। कितना? मोर देन 60 ईयर को कंसीडर किया जाता है एल्डर और जीरियाट्रिक, और इसकी जो केयर की जाती है वो कहलाती है जीरियाट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए एक टेली कंसल्टेशन चलाया गया था कि आप इस पे कॉल करके क्या कर सकते हैं, आपको कुछ काइंड ऑफ एंजाइटी है, डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं तो यहाँ पे टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका नाम है टेली मानस। क्या नाम है? टेली मानस। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग भी हो जाएगी आपकी फ़ोन पर ही। टेली कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स है जो बता सकते हैं और दूसरे साइड से आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन एज अ काउंसलर के तौर पे डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट है वो चीज़ें आपको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG दी जाती है इंट्राडर्मली, एक ही डोज दिया जाता है इसका। OPV का 0 डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। हेपेटाइटिस B भी दिया जाता है, लेकिन मीजल्स नहीं दिया जाता। मीजल्स दिया जाता है 9 महीने कंप्लीट करने के बाद, और 9 महीने कंप्लीट करने के बाद 3 महीने का गैप दिया जाता है एटलीस्ट, देन अगेन है जो डोज MR का दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखें जो वैक्सीन जन्म के समय दी जाती हैं वो होती हैं BCG, OPV, हेपेटाइटिस B एंड विटामिन K का इंजेक्शन जो कि हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर जो नहीं दी जाएगी जन्म के समय वो होगी मीजल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। अब देखिए यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आ गया उसी तरीके का, मैंने अब भी बताया कि 9 महीने की उम्र में वैक्सीन है जो दी जाती है। अब यहाँ पे कहा है कि कौन सी वैक्सीन 9 महीने में दी जाती है, तो वो होती है मीजल्स। क्या है? मीजल्स। पेंटावैलेंट 6 वीक की एज में दी जाती है। 6 वीक में पेंटावैलेंट में जो 5 वैक्सीन होती हैं DPT, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा और यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस B है जो इसी में ऐड करके दे दिया जाता है। तो पेंटा में टोटल 5 आ जाती हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B एंड इन्फ्लुएंजा।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है 9 महीने में दी जाती है मीजल्स, और इसी के साथ में क्या दिया जाता है, विटामिन ए। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी अंडर 5 चाइल्ड रिसीव एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो 5 साल की उम्र तक का बच्चा, अंडर 5 ईयर का बच्चा है जो विटामिन ए के कितने डोज ले लेगा एज पर न्यूट्रिशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के, 6, 8, 9 या फिर 10। तो यहाँ पे हो सकते हैं इसके पूरे 9, कितने, 9। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ फ्रोजन आइस पैक। तो कौन सी वैक्सीन है जो फ्रोजन आइस पैक के कांटेक्ट में नहीं रख सकते हैं, BCG, OPV, मीजल्स या फिर हेपेटाइटिस बी। तो वैक्सीन होगी आपकी हेपेटाइटिस बी। कौन सी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो। तो पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है। अब यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन ऑफ मोड क्या होगा, ऑप्शन में है आपका एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, वेक्टरबॉर्न या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो पोलियो है जो, क्या है, पोलियो का जो वायरस ट्रांसमिट कर सकता है वो वाटरबॉर्न हो सकता है। कैसा हो सकता है, वाटरबॉर्न होता है, वो होता है फीको ओरल रूट। क्लियर है, फीको ओरल। बट यहाँ पे आपको फीको ओरल नहीं है तब आप वाटरबॉर्न कह सकते हैं, मतलब गंदे खाने पानी के थ्रू भी ये है जो आपको वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू है जो हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब टीबी का पूछ लिया है, तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ला बैक्टीरिया के कारण होगा। अब यहाँ पर ये होता है एयरबॉर्न, छींकने खांसने से यदि इसका बैक्टीरिया फैलता है तो दूसरे को भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आपका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है जो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, व्हाट इज़ AEFI। AEFI का मतलब क्या होगा, AMPCHO एग्ज़ाम में भी आया था। तो AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। क्या होगा, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। AEFI का मतलब आपको पूछा जाए तो वो होगा एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पैक फॉर एंटी मलेरियल ड्रग फॉर एन एडल्ट मलेरिया पेशेंट इन त्रिपुरा। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि यदि त्रिपुरा से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से आ सकते हैं, और ये चीज़ें आपको NHM की वेबसाइट पर भी अपडेटेड रहेंगी। तो यहाँ पर होगा कि एंटी मलेरियल ड्रग है एडल्ट मलेरिया पेशेंट के लिए त्रिपुरा में, तो कौन से कलर का पैकेट इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, तो वो होता है वाइट कलर का। कैसा होगा, वाइट कलर का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज डिज़ाइंड फॉर HIV टेस्टिंग। तो HIV टेस्टिंग सेंटर का नाम क्या होता है, PPTCT, डॉट्स, DMC या फिर ICTC। तो HIV के जो सेंटर होते हैं जहाँ टेस्टिंग की जाती है वो होते हैं ICTC। क्या होंगे, ICTC। एक कुछ समय पहले त्रिपुरा में है जो न्यूज़ आई थी HIV केस की, जिसमें स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में HIV पॉजिटिव पाए गए थे। उसका रीज़न रहा था एक ही सिरिंज, एक ही निडल से क्या करना, ड्रग इंजेक्ट करना। ड्रग इंजेक्ट का मतलब यहाँ पे आपकी ये मेडिसिन वाली ड्रग नहीं, ड्रग्स इंजेक्ट करना मेन रीज़न पाया गया था, और सबसे कॉमन कॉलेज वाले बच्चों में है जो HIV पॉजिटिव निकले थे। आप चाहें तो न्यूज़ में चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में अपडेट भी किया था। तो यहाँ पर HIV टेस्टिंग के लिए जो सेंटर होते हैं वो कहलाते हैं ICTC सेंटर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पुटम सैंपल शुड यू आस्क का सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट टू गिवन। यदि मरीज़ में क्या है, TB के कुछ लक्षण हैं, सस्पिशियस है पेशेंट TB के लक्षण देख के, तो यहाँ पे आप उसके कितने सैंपल मांगेंगे, सिंगल स्पुटम, 2 स्पुटम, 3 स्पुटम या फिर 4 स्पुटम। तो यहाँ पे पेशेंट यदि क्या है, सस्पिशियस लग रहा है तो 2 स्पुटम सैंपल आप उसके लेंगे। कितने, 2 स्पुटम सैंपल लेंगे उसके आप। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स, इट्स कॉल्ड एज। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया के साथ साथ उनके स्पोर्स को भी मार दिया जाए तो ये कहलाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस, और ये ओनली ऑटोक्लेविंग में ही पॉसिबल हो पाता है। किसमें, ऑटोक्लेविंग मेथड एक ऐसी है जिसमें बैक्टीरिया के साथ साथ उसके स्पोर्स भी मार दिए जाते हैं,
और ये प्रोसेस कहलाती है स्टरलाइजेशन। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करना वो प्रोसेस कहलाती है असेप्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्शन में बैक्टीरिया मर जाएगा बट स्पोर्स नहीं मर पाएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज अवेलेबल एज HWC मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड सब सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो जो सब सेंटर है जिसको अभी आरोग्य मंदिर कहा जाता है, तो वहाँ पे हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए जो मेडिसिन अवेलेबल रहेगी वो होगी एम्लोडिपिन। क्या होगी? एम्लोडिपिन। ऑप्शन में है मेटफॉर्मिन, क्लोट्रिमाजोल और एस्प्रिन। तो बीपी को मैनेज करने वाली जो मेडिसिन अवेलेबल होगी वो होगी एम्लोडिपिन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ डायरिया विथ सम डिहाइड्रेशन। यदि कुछ डिहाइड्रेशन है तो ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? होम अवेलेबल फ्लूइड से, ORS, IV तो तब देंगे जब सीरियस होगा पेशेंट, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पे ओनली ORS से। किससे? ORS से। डायरिया, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, इनमें डिहाइड्रेशन मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट होता है ORS। फिर है आपका व्हाट इज़ पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या है? अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ केस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। दूसरे में आपको कहा गया है अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ केसेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, या फिर कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ डिसीज इन जियोग्राफिकल एरिया। केस अगर इरेगुलर, तो यहाँ पर पेंडेमिक मतलब होती महामारी, और हम जिस जनरेशन में इसने महामारी भी देख ली है वो है आपकी यहाँ पे क्या कि पूरे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में किसी भी बीमारी के केसेस है जो आते जाना, तो वो होगा आपका पेंडेमिक। नेक्स्ट वन प्रिवलेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन अ कम्युनिटी मीन्स। प्रिवलेंस का मतलब होता है नए और पुराने केस। अब यहाँ पे देखिए आप नए और पुराने केस के बारे में बात कहाँ पे की गई है। टोटल नंबर ऑफ ओल्ड केस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, तो ये नहीं होगा। फिर है टोटल नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन गिवन टाइम। फिर है टोटल नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केस। देखिए न्यू केस की बात की जाए कभी भी तो वो कहलाता है इंसिडेंस। क्या होगा? इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पर प्रिवलेंस में बात की गई है तो यहाँ पे देखिए न्यू केसेस ऑफ डिसीज, तो ये कहलाएगी आपकी क्या? इंसिडेंस की डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि नए और पुराने केस के ऊपर बात की जा रही है, तब वो कहलाता है आपका प्रिवलेंस। तो यहाँ पे प्रिवलेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन कम्युनिटी मीन्स होगा कि टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस होंगे किसी एक गिवन टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट है हाउ डू वी प्लॉट अ ग्रोथ चार्ट। तो ग्रोथ चार्ट आप कैसे है जो प्लॉट करेंगे? ऑप्शन में है आपको यहाँ पे प्लॉट वेट ऑफ चाइल्ड इन kg अगेंस्ट एज इन ईयर, प्लॉट वेट ऑफ द चाइल्ड इन kg अगेंस्ट एज इन मंथ, या फिर प्लॉट हाइट ऑफ द चाइल्ड इन kg अगेंस्ट एज इन ईयर, या प्लॉट हाइट ऑफ द चाइल्ड इन kg अगेंस्ट एज इन मंथ। तो यहाँ पर देखिए आपको यदि बात की जा रही ग्रोथ चार्ट के लिए, तो ग्रोथ चार्ट के लिए सबसे प्रॉपरली जो आपका आंसर होगा कि बच्चे की उम्र महीने में और वजन किलोग्राम में। क्या है? बच्चे की उम्र मंथ में और वजन किलोग्राम में यहाँ पे आप है जो ऐड करेंगे। मतलब प्लॉट वेट ऑफ द चाइल्ड इन kg, बच्चे का वजन किलोग्राम में और बच्चे की एज है जो मंथ में यहाँ पे आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ चार्ट को रोड टू हेल्थ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में लंबे समय का कुपोषण पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? वेट फॉर एज डिवाइडेड बाय अंडरवेट, वेट हाइट फॉर एज बाय स्टंटिंग, वेट फॉर हाइट बाय वास्टिंग और BMI। किससे सबसे अच्छे से पता चलेगा? तो बच्चे की हाइट है जो एक ही जगह स्थिर हो गई हो तो वो कहलाता है स्टंटिंग, और हाइट फॉर एज से पता चलेगा बच्चे का क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन। बच्चे का जो क्रॉनिक कुपोषण है, लंबे समय से होने वाला कुपोषण है, तो वो पता चलेगा हाइट फॉर एज डिवाइडेड बाय स्टंटिंग। सॉरी डिवाइडेड नहीं, यहाँ पर मतलब उम्र के हिसाब से हाइट है जो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। स्टंटिंग का मतलब है स्टॉप हो जाना, जितनी थी उतना ही पर रुक जाए, 1-2 इंच भी ना खिसके वो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इफ़ द वेट ऑफ एन अंडर 5 चाइल्ड फॉल्स अंडर येलो कैटेगरी ग्रोथ चार्ट। यदि यहाँ पे जो ग्रोथ चार्ट है
क्या है, ग्रोथ चार्ट है 5 साल से कम उम्र के बच्चे की, जो अंडर 5 चाइल्ड है। यहाँ पे येलो कैटेगरी में आ जाए तो ये क्या है बच्चे, नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, मॉडरेट अंडर वेट है या फिर सीवियर अंडर वेट है। तो ग्रोथ चार्ट में जो कलर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्रीन है मतलब क्या है बच्चा, नॉर्मल वेट पर है। यदि बच्चा येलो है, येलो लाइन पे आ रहा है मतलब बच्चा क्या है, अंडर वेट है। रेड आता है मतलब बच्चा सीवियर अंडर वेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, येलो है मतलब क्या है बच्चा, अंडर वेट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इफ द वेट ऑफ एन अंडर 5 चाइल्ड फॉल्स अंडर रेड कैटेगरी। देखिए मैंने जस्ट अब भी बताया, येलो है तो अंडर वेट क्लियर, रेड है तो सीवियर अंडर वेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ओनली माँ का दूध और 6 महीने तक, अदर देन पानी भी नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे 4 मंथ तक, 9 मंथ तक, 6 मंथ अलॉन्ग विथ वाटर ओनली ब्रेस्ट मिल्क। देखिए गिविंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क टिल द 6 मंथ, 6 महीने तक ओनली माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 6 महीने के बाद बच्चे में आप थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड टाइप फूड जो स्टार्ट करते हैं खिलाना पिलाना, वो कहलाता है वीनिंग। और कॉम्प्लीमेंट्रिंग अन्नप्राशन जिसको कहेंगे, तो वो उम्र होती है 6 महीने से ज़्यादा की। लेकिन माँ अपने बच्चे को दूध 2 साल तक पिला सकती है, बट यहाँ पर 6 महीने के बाद साथ में कुछ खाना पीना भी ज़रूरत है, इसके लिए ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड इन अ चाइल्ड फॉर अ मिनिमम एज ऑफ। देखिए अब यहाँ पे कह दिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करा सकते हैं, मिनिमम एज हो सकती है 24 मंथ, कितना 24 महीने तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन पानी भी नहीं, तो वो 6 महीने तक। अब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ वीनिंग भी आपने स्टार्ट कर दी है, मतलब अन्नप्राशन करके खाना पीना भी खिलाने लगे, बट ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करा सकते हैं, 2 साल तक, मतलब 24 महीने तक। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड टिल। तो आर्टिकल 24 के हिसाब से बच्चों के काम करने पर है जो कितने साल तक की उम्र तक पाबंदियाँ हैं, तो वह 14 साल तक के, कितने 14 साल तक के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कवर्ड अंडर IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस में कौन सी बीमारी है जो कवर होगी। तो यहाँ पर ये सभी कवर होंगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया भी और मलेरिया भी। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं कि ये सभी यहाँ पे इसमें कवर हो जाएगी। फिर है, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट। तो WHO के हिसाब से किशोरावस्था है 10 से 19 साल तक के, जिसको आप टीनेजर कहते हैं। जो टीनेजर है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे आप, एडोलेसेंट। और एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एज ग्रुप है 10 से 19 साल तक का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AFHC रिलेटेड टू एडोलेसेंट हेल्थ केयर। तो एडोलेसेंट हेल्थ केयर से किशोरावस्था के जो हेल्थ केयर है उसके हिसाब से AFHC का मतलब होता है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। क्या है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। नेक्स्ट वन इज, बाय विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी इंश्योर्ड। मतलब कितने वीक की प्रेगनेंसी हो जाए कि आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10 वीक, 12 वीक, 16 वीक्स या 18 वीक्स। तो बाय विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो बाय 12 वीक्स तक, कितना 12 हफ्ते तक तो एटलीस्ट आपका रजिस्ट्रेशन है जो हो जाना चाहिए। फिर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट किट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रेगनेंसी टेस्टिंग। लाइक मार्केट में तो बहुत सारे नाम से आती हैं, छाया, प्रेगा न्यूज़ और भी आती हैं। कार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है सब सेंटर में, हेल्थ वेलनेस सेंटर में। प्रेगनेंसी के यदि कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो अब यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार प्रोवाइड कराती है उस किट को कहा जाता है निश्चय किट। क्या कहा जाता है, निश्चय प्रेगनेंसी टेस्ट किट। याद रखें, क्या है इस किट का नाम, निश्चय प्रेगनेंसी टेस्ट किट। नेक्स्ट वन इज, हाउ शुड यू कैलकुलेट। ऑप्शन में निर्णय, निर्धन और खुशी, तो यहाँ पे होगा निश्चय मतलब कन्फर्म। नेक्स्ट वन है, हाउ वुड यू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो EDD कैसे निकालेंगे आप LMP के साथ में।
तो ये तो आपको कई बार बताया भी गया है। ईडीडी निकालने के लिए ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले बता दूं मैं, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए एलएमपी का फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पे आप देखिए किस में कहा गया है, तो 10 महीने ऐड नहीं होते हैं, तो ए और बी आपका गलत है। फिर यहाँ पे आपको कहा है बाय एडिंग 9 मंथ टू फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट एफपी, लेकिन इसमें 7 दिन नहीं जोड़े हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको क्या कहा है, एलएमपी का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, तो इससे निकल के आती है आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। लाइक यहाँ पे देखिए आपका आज है 30 जून, कितनी है 30 जून। अब यहाँ पे आपको यदि पूछा जाए, लेट से आपको 30 जून डेट दे दी गई है, एलएमपी का फर्स्ट डे है 30 जून। अब यहाँ पे आप इसमें 9 महीने और जोड़ दीजिए, तो 30 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 30 मार्च। अब 30 मार्च में आप 7 दिन और जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी ईडीडी निकल के आपकी 7 अप्रैल 2027, 7 अप्रैल 2027 है। आप बहुत ईजी है निकालना। एलएमपी का फर्स्ट डे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पहला दिन जिससे पीरियड शुरू हुए थे, प्लस 9 महीने प्लस 7 दिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा, प्रेगनेंसी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 37 वीक्स, ये तो नॉर्मल है, क्लियर। फिर दूसरे में 40 वीक्स, तीसरे में 42 वीक्स और चौथे में 45, तो 45 तक तो जाती ही नहीं है प्रेगनेंसी। प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पे होगा कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते से ज़्यादा की हो जाए, तो जब प्रेगनेंसी जब 42 वीक से ज़्यादा की हो जाए तो ये कहलाती है प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। एक होती है प्रीटर्म, मतलब 37 हफ्ते के पहले ही है जो प्रेगनेंसी लेबर पेन आना स्टार्ट होने लगे तो प्रीटर्म हो जाएगी। 37 जेस्टेशन कहा मतलब नॉर्मल है, लेकिन जब प्रेगनेंसी 42 हफ्तों से भी ज़्यादा की हो जाती है तो वो कहलाती है प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी इंश्योर्ड एज मिनिमम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो एज पर यदि हम बात करें WHO के, तो एटलीस्ट कितनी विजिट है जो प्रेग्नेंट महिला की होनी चाहिए, मिनिमम 4 विजिट। कितनी, मिनिमम 4 विजिट। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द एवरेज वेट गेन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था में एक महिला का एटलीस्ट 9 से 11 किलोग्राम वजन है जो बढ़ना चाहिए एक हेल्दी सिंगलेटन प्रेगनेंसी में। सिंगलेटन का मतलब ओनली 1 है जो फीटस है, तो यहाँ पर 9 से 11 किलोग्राम तक वजन है जो बढ़ना चाहिए, जिसमें आपका बात करें हम नॉर्मली तो 2.5 to 3.5 तक तो बेबी का हो जाता है। जो बेबी का वजन है उसके 1/6 प्लेसेंटा का वजन हो जाता है। 800-900 ml तक एमनियोटिक फ्लूइड का वजन हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो वजन है टोटल कितना है, 9 से 11 किलोग्राम है, जो एक एवरेज गेन है जो होना चाहिए एक सिंगलेटल प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन, हु इज़ कंसिडर्ड एज एल्डरली प्रीमी। तो यहाँ पे एल्डरली प्रीमी कौन कंसिडर होगी, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट एट लेस देन 28 ईयर, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट एट मोर देन 30 ईयर, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट एट मोर देन 32, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट 34। तो एल्डर का प्रीमी का मतलब होगा कि वो महिला जो 30 साल की उम्र के आसपास, मतलब 30 क्रॉस करने के बाद और 30 ऑलमोस्ट होने वाली है, उस टाइम यदि पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो वो कहलाती है एल्डरली प्रीमी। प्रीमी मतलब फर्स्ट टाइम हो गया, एल्डर मतलब एज, तो यहाँ पे होगा 30 साल से ज़्यादा की एज के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आर नॉट यूजुअली अवेलेबल एट हेल्थ एंड वेलनेस बेस्ड सब सेंटर। तो सब सेंटर का नाम बदल गया, याद रखिए, आरोग्यम टेम्पल नाम हो गया इसका। तो यहाँ पर आरोग्यम टेम्पल में और सब सेंटर में कौन सी जांचें हैं जो नहीं होंगी, लैब टेस्ट नहीं होंगे, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, रैपिड मलेरिया टेस्ट, HIV और यूरिन टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर। तो जो टेस्ट नहीं होगा सब सेंटर में, वो पहले भी नहीं होता, वो अभी भी नहीं होता, वो होती है HIV की जांच। किसकी, HIV की जांच।
नेक्स्ट वन इज विद इन हाउ मैनी आवर ऑफ बर्थ द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड। कितने घंटों के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है बच्चे के जन्म के बाद? 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 15 मिनट। यदि आप प्रैक्टिकल वे में देखें, प्रैक्टिकल वे में हॉस्पिटल जाके देखेंगे तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन हम एग्ज़ाम पर्पस से देखते हैं तो यहाँ पर 30 मिनट का समय दिया गया है। 30 मिनट का समय इसलिए दिया गया है, लाइक कोई प्रीमी है तो फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है तो 15 से 20 मिनट, 25 मिनट लग सकते हैं। अब यदि किसी की सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम, तो 5 मिनट और 10 मिनट ही का ही टाइम लगता है। लेकिन यदि प्लेसेंटा गर्भाशय में बेबी बाहर आ गया, प्लेसेंटा के कुछ पार्ट, कुछ कॉटिलडॉन्स, कुछ प्लेसेंटा के टिश्यू वगैरह अंदर रह जाते हैं और बाहर नहीं आते हैं, 30 मिनट तक का समय हो गया, तो वो कहलाता है फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा। यूट्राइन अटॉनी के बाद रिटेन्ड प्लेसेंटा दूसरा है जो कारण है जिसके कारण सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। पहला तो हो जाता है यूट्राइन अटोनिसिटी, यूट्रस अपनी मसल टोन खो चुकी है। दूसरा होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा का मतलब कि प्लेसेंटा बेबी बाहर आने के बाद से 30 मिनट तक का टाइम हो गया, बाहर नहीं आया है, पार्शियली या कम्प्लीटली बाहर नहीं आया है, कुछ पार्ट अंदर रह गए हैं, तो यहाँ पर प्लेसेंटा को कितने घंटे के अंदर डिलीवर होना है बेबी एक्सपल्सन के बाद? तो विद इन 30 मिनट। 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो वो हो जाता है फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कट ऑफ लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर डायग्नोसिंग एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। यदि किसी गर्भवती महिला में कितना हीमोग्लोबिन आता है तो उसको एनीमिया कंसीडर कर दिया जाता है। तो वो होगा यहाँ पे 11 ग्राम पर DL से भी कम। ऑप्शन में लेस देन 10, लेस देन 11, लेस देन 12 और लेस देन 13। तो यदि प्रेगनेंसी में एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 11 mg पर DL से भी कम होता है, लेस देन 11 mg पर DL होता है, तो एनीमिया की कैटेगरी में आ जाती है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी की एनीमिया में। नेक्स्ट है हाउ मेनी टैबलेट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड आर टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एज प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट एनीमिया। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि कंडीशन हुई है नहीं है, बट उसको पहले से ही मैनेज करने के लिए ट्रीट कर देना। किसी भी गर्भवती महिला में आयरन फॉलिक एसिड की कितनी टैबलेट दी जाती हैं ताकि उसको अपकमिंग आयरन फॉलिक एसिड एनीमिया से प्रिवेंट किया जा सके? तो ये होती है 180 टैबलेट ऑफ IFA। कितनी? 180 टैबलेट हैं जो आयरन फॉलिक एसिड की गर्भवती महिला को है जो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन, एट व्हाट ब्लड प्रेशर यू आर गोइंग टू कंसीडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सा ब्लड प्रेशर है जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होगा? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है यहाँ पे यदि, तो कौन सा ब्लड प्रेशर होगा? तो फर्स्ट में है 120/80, तो ये तो नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है। दूसरे में 130/90, तीसरे में 140, फिर चौथे में 160, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एक्लेम्प्टिक फिट्स तक आने लगेंगी 160 वाले पे। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसीडर होगी जब ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए। जो अपर रीडिंग है सिस्टोलिक वो 140 और जो लोअर रीडिंग है वो 90 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर होने लगेंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द लो बर्थ वेट। जन्म के समय वजन कम। इंडियन बेबी का जन्म के समय जो वजन कंसीडर होता है 2.5 kg टू 3.5 kg तक। जब बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg हो जाए तो ये कहलाता है लो बर्थ वेट। जब वजन कितना हो जाए 2.5 kg से भी कम हो जाए तो ये कहलाता है लो बर्थ वेट। फिर है व्हाट वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं? 2 डोज TT के, 2 डोज DT के, 2 डोज ऑफ DPT और 2 डोज ऑफ DT के। कितने दिए जाते हैं? तो अभी दिए जाते हैं डिप्थीरिया और टिटनेस के 2 डोज। पहले ओनली TT देते थे, अब DT कर दिया, डिप्थीरिया और टिटनेस। तो अब यहाँ पे यदि एक चीज़ ध्यान रहे, यदि प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल का गैप हो जाता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो 2 डोज दिए जाएंगे, कितने? 2 रहेंगे। लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी है और विद इन 3 ईयर के हो जाती है तो इसमें ओनली सिंगल डोज दिया जाएगा। लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तब 2 दिए जाएंगे। याद रखें
यदि सेकंड प्रेगनेंसी है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच का गैप 3 साल से कम रहा है तो ओनली कितना रहेगा, 1 बूस्टर डोज लगेगा DT का। लेकिन 3 साल से ज़्यादा होगा तो 2 डोज हैं जो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। फिर व्हाट इज़ द न्यूनेटल पीरियड, तो न्यूनेटल पीरियड का मतलब क्या होगा, 7 डेज, 28, 1 मंथ और 2 मंथ। न्यूनेट कौन कहलाते हैं, तो न्यूनेट कहलाते हैं 28 दिन के बच्चे। कितने, 28 दिन के। अर्ली न्यूनेट कहते हैं तो 7 डेज, लेकिन ओनली फॉर न्यूनेट 28 डेज। नेक्स्ट वन, नेम द पेल्विस ऑर्गन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन रिलेशन टू पेल्विक फ्लोर। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेशन में कौन से ऑर्गन हैं, तो वो है आपके ब्लैडर, वेजाइना, यूट्रस और रेक्टम। क्या है, ब्लैडर, वेजाइना, यूट्रस एंड रेक्टम, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ फैट अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन आवर्स इज कॉल्ड। तो ग्राफिक्स की बात की जा रही है तो ये कहलाता है पार्टोग्राफ। क्या होगा, पार्टोग्राफ की सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है, हेड कितना डिसेंट हुआ है, लेबर पेन किस तरीके से आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे जैसे ECG में रिकॉर्ड होता है वैसे इसमें भी आती है, तो वो कहलाता है पार्टोग्राफ। नेक्स्ट वन, व्हाट रेट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री बियॉन्ड 3 सेंटीमीटर डायलेशन इन प्रीमी ग्रेविडा। यदि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी वाली महिला है, प्रीमी ग्रेविडा मदर है, तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलिटेशन हो रहा है, तो कितने सेंटीमीटर पर आवर डायलिटेशन हो, मतलब क्या है, सही हो रहा है। कम होता है तो यहाँ पे दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 और 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो देखिए 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद यदि सर्विक्स 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेट होती है, मतलब ये क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होता है बेबी का बाहर आना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, स्टार्ट फ्रॉम 3 सेंटीमीटर ऑफ डायलेशन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब इसमें सर्विक्स 10 सेंटीमीटर फुली डायलेट होती है और ये कहलाती है फर्स्ट स्टेज। फिर है स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर है स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। देखिए यहाँ पर दूसरी है जो यहाँ पे सर्विक्स पूरी डायलेट होने से लेके बेबी के बाहर आने तक की स्टेज क्या कहलाती है, आपकी सेकेंड स्टेज। फिर फीटस एक्सपल्सन होने के बाद जो प्लेसेंटल एक्सपल्सन है वो मेम्ब्रेन के साथ में, वो होती है फोर्थ स्टेज। एज पर MTP एक्ट ऑफ इंडिया, बाय विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत एटलीस्ट 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन जब अमेंडमेंट एक्ट 21 की बात की जाए तब यहाँ पे है जो वीक्स थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाते हैं, बट यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर भी एक्सटेंड हो जाएंगे और कुछ रेयर केस में वो कंडीशन है जो करवाई जाएगी, जो टर्मिनेशन कराया जाएगा। तो MTP एक्ट के तहत भारत में यदि हम बात करें तो अबॉर्शन के लिए जो टर्मिनेशन के लिए प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का जो पीरियड है वो होता है अप टू 20 वीक्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर प्लेन एरिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्लेन एरिया में कितनी जनता होगी, 5000। अब फिर कहा है कि सब सेंटर हिली के लिए तो वो होगी 3000। बहुत ही ईजी है, यदि प्लेन एरिया में कहें तो 5000 और यहाँ पे हिली ट्रैवल एरिया कहें तो 3000। फिर टाइप ए सब सेंटर इज सर्व्स एड फैसिलिटीज़ एक्सेप्ट। तो ए टाइप के सब सेंटर में सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं किसी एक को छोड़कर। रजिस्ट्रेशन, एंटीनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन होगा, लेकिन डिलीवरी कंडक्ट नहीं होती हैं। सब सेंटर में डिलीवरी कंडक्ट नहीं की जाती। प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा माँ बच्चे का, एंटीनेटल चेकअप होते रहेंगे, लेकिन डिलीवरी नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज़ रिसेंटली एडेड टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड सब सेंटर। मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो सब सेंटर है वो आरोग्य टेम्पल के नाम से जाने लगे हैं अभी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सब सेंटर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की स्क्रीनिंग कराई जाती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की स्क्रीनिंग हो सकती है, आई ईयर प्रॉब्लम की स्क्रीनिंग हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
अंडर विच स्कीम न्यू सर्विसेज लाइक योगा हैज़ बीन एडेड टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो कौन सी स्कीम में अभी योगा को भी ऐड कर दिया है? स्वच्छ भारत, ये आई है आपकी आयुष्मान भारत में। फिर व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टॉक मेंटेनेंस इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में स्टॉक मेंटेनेंस क्यों किया जाता है? क्या कारण है कि हॉस्पिटल में स्टॉक मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन में टू इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल मटेरियल और मॉनिटर हॉस्पिटल स्टाफ परफॉर्मेंस। इसको आप ऐसे समझिए, घर में आप अपना पूरा राशन क्यों 1 महीने का ला के रखते, ताकि आपको बार बार ना जाना पड़े, बार बार परेशान ना हो। तो यहाँ पर भी वही होगा कि हॉस्पिटल में स्टॉक मेंटेन करने से क्या होगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इशूइंग स्टॉक टू हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट हैं उनको इशू करने का रीज़न क्या हो सकता है? स्टॉक लेडर, इंडेंट फॉर्म, इनवॉइस और परचेस ऑर्डर। तो यहाँ पे होंगे इंडेंट फॉर्म। नेक्स्ट वन, विच प्रोग्राम प्राइमरली डू फंडिंग ऑन हेल्थ सब सेंटर ऑपरेशन। तो सब सेंटर ऑपरेशन में कौन से प्रोग्राम अपनी फंडिंग देते हैं? आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, NHM और 15 फाइनेंस कमीशन। देखिए सब सेंटर को ऑपरेट कौन करवाते हैं? सब सेंटर को ऑपरेट करने का काम करते हैं NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है हु इज़ द इमीडिएट सुपरवाइजरी हेल्थ ऑफिसर ऑफ हेल्थ सब सेंटर। तो यहाँ पर सुपरवाइज़र लेवल पे ऑफिसर कौन होगा सब सेंटर में? तो होगा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ PSC और CHC। तो MO है जो PSC का और CHC का, वो सब सेंटर का क्या रहेगा, सुपरवाइज़र रहेगा। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में? टू रिड्यूस वर्कलोड, टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, टू फोकस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, या फिर ये सब कुछ यहाँ पे इसका पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका एफिशिएंसी ऑफ सर्विस को मैनेज करना है, जो फर्स्ट इंडिकेटर यहाँ पे कंसीडर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम अंडर विच मलेरिया कंट्रोल एंड एलिमिनेशन स्ट्रेटजी आर अडॉप्टेड इन इंडिया। तो नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन कंट्रोल प्रोग्राम के तहत यहाँ पर कौन सा है जो मलेरिया कंट्रोल और एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया था भारत में? तो वो हुआ था नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया अलग है, यहाँ पर है कौन सा प्रोग्राम है? यहाँ पर मलेरिया कंट्रोल और एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। ओनली मलेरिया बस नहीं, यहाँ पर आया था NVBDC प्रोग्राम, जिसको अम्ब्रेला प्रोग्राम कहा जाता है। 6 यहाँ पे डिसीज़ को इंक्लूड किया गया था, इससे आप याद रखें अम्ब्रेला प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है व्हाट आर द सर्विसेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल अंडर NTEP एट WH हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेस्ड सब सेंटर। तो कौन सी फैसिलिटीज़ रहेंगी? तो यहाँ पर आपकी रहेंगी रेफरल रहेगा, डॉट्स रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे सब रहेंगी। नेक्स्ट है नेम द प्रोग्राम अंडर विच लेप्रोसी पेशेंट आर गिवन फ्री ड्रग थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो कौन से प्रोग्राम के तहत लेप्रोसी वाले पेशेंट को फ्री ड्रग्स प्रोवाइड की जाएगी? वो चारों के चारों आपको लेप्रोसी के ही प्रोग्राम हैं। लेप्रोसी के पेशेंट को जो मेडिकेशन अवेलेबल की जाएंगी तो वो होगा नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में। एंटी लेप्रोसी प्रोग्राम नहीं है, लेप्रोसी कंट्रोल और लेप्रोसी एलिमिनेशन, तो लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फिर व्हाट इज़ द न्यू नॉमेनक्लेचर गिवन टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने शुरुआत जब से मैंने क्वेश्चन पेपर चालू करवाया है तब से मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पर यह है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत ही 1.5 लाख सब सेंटर खोले जाने थे। अब यहाँ पर इसीलिए इसका जो नया नाम दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, वो हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर स्क्रीन्ड एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विद सब सेंटर एक्सेप्ट। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में
जो सभी चीज़ें कवर की जाएंगी किसी एक को छोड़कर, क्या इसमें नहीं होगा? डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग हो सकती है, हाइपरटेंशन की हो सकती है, लेकिन कार्डियक डिसीज़ है जो यहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, कार्डियक के यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज़ नॉट मेंशन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? कौन से डायमेंशन है जो नहीं है? तो वो होता है स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रहेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन इसका हिस्सा नहीं होंगे हेल्थ की डेफिनेशन में। फिर इनमें से कौन सा बिहेवियरल डिटर्मिनेंट नहीं है? नॉट अ बिहेवियरल डिटर्मिनेंट। स्मोकिंग करना तो आता है, डाइट भी होगा, फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बिहेवियरल नहीं होगी, लेकिन आपका खान पान, आप सिगरेट शराब करते हैं, खा पी के पड़े रहते हैं, वो सब आपका आएगा बिहेवियर में। फिर है द हेल्थ सर्विसेज इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम में वी ऑफ। तो हेल्थ केयर सर्विसेज कितने तरीके की हो सकती हैं? तो ये हो सकती हैं आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, दैट मीन्स ये सभी हेल्थ केयर सिस्टम में केयर है जो तीनों तरीके की हो सकती है। फिर है द प्राइमरी हेल्थ केयर कैन बी डिफाइंड एज द एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर हैं किस बेस पे काम, किस फोकस्ड, किस तरीके की रहेंगी? प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड टेक्नोलॉजी, सोशल एक्सेप्टेबल और ऑल ऑफ दी अबव। तो प्राइमरी हेल्थ केयर है जो इस सभी तरीके की होनी चाहिए, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे, साइंटिफिक भी रहे और प्रैक्टिकल भी रहे। फिर देखिए द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिविजुअल विद हेल्थ केयर सिस्टम इज़ अ। जो फर्स्ट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में फर्स्ट जो प्राइमरी हेल्थ केयर होगी वही रहेगी यहाँ पे। दूसरा है फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कही जाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। क्या होगा? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। फिर है आशा, कितनी जगह आशा को लेके सही पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ पे आशा को लेके आपके सही पॉइंट्स है कि आशा वर्कर सुपरवाइज वर्क ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, ये तो गलत है, एटलीस्ट 1000 में रहेगी तो ये भी गलत है आपका। आशा डिलीवरी कंडक्ट कराती नहीं है तो ये भी गलत है। आशा वर्कर एटलीस्ट 8वीं तक की है जो क्लास कंप्लीट की हो, एटलीस्ट 8 तक तो पढ़ी हुई हो, ये आपका सही होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर गिवन एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो आंगनवाड़ी सेंटर में ये सभी चीज़ें करवाई जाती हैं, प्री स्कूल एजुकेशन भी होती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी होता है, हेल्थ चेकअप भी होता है। फिर है एक्सप्लेनिंग एन एलिजिबल कपल और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विल इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। एलिजिबल कपल का मतलब होता है 15 से 49 साल तक के, क्लियर? 15 से 49 साल तक के फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। अब यहाँ पर वो सब होंगे किसी एक को छोड़कर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन भी होगा, BCC होगा, लेकिन 1 वे कम्युनिकेशन है जो यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर बस बताते जाएगा आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना, उसके लिए भी तो आप बोलेंगे। फिर एक गैदर अप्रोच। तो गैदर अप्रोच यूज़ किया जाता है काउंसलिंग में। किसमें? काउंसलिंग में। तो ये था आपका त्रिपुरा का MPHW मेल फीमेल का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। अब जो लोग 12 तारीख को पेपर दे रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी 10-11 दिन का टाइम ही बचा है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, पेपर सॉल्व करने का रीज़न ये नहीं कि आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको जो ऑप्शन है इनमें से भी क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे पूरी एक सेपरेट क्लास आपको पढ़ाई गई है, क्या क्या अपडेट हुआ है। फिर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, आप बेसिक है आपकी नर्सिंग की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कवर अप हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। OBG बेसिक्स ही आती है आपको, क्योंकि आप ANM MPHW का पेपर दे रहे हैं। अब जो लोग ये पेपर दे रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि अभी जो त्रिपुरा में एग्ज़ाम होना है, इसके पहले त्रिपुरा ने जो भी नर्सिंग के रिगार्डिंग एग्ज़ाम करवाए हैं वो आप एक बार लगा लीजिए, या फिर आप चाहें तो त्रिपुरा में जो भी NHM के स्टाफ नर्स के अदर स्टेट ने AFF पेपर करवाए हैं वो एक बार लगा लीजिए, आपको हेल्पफुल ही रहेंगे। लेकिन आपका पेपर का फॉर्मेट इस बार भी इसी तरीके से आना है, सिलेबस भी सेम फॉलो होना है, तो आपको क्वेश्चन भी हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।